हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे कोलिजन्स के न्यूमेरिकल्स। कोलिजन्स के न्यूमेरिकल्स करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स बताई थी, पहले उनको एक बार रिव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको इलास्टिक कोलिजन में बताया था, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स में, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में दो तरीके। पहला मेथड आपको बताया था V1 और V2 का एक्सप्रेशन यूज करना। V1 का एक्सप्रेशन यूज करने के लिए क्या होता है, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। और V2 का एक्सप्रेशन आपको बताया था M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। एक मेथड ये, आप ये फॉर्मूला यूज करिए। दूसरा मेथड आपको बताया था दो इक्वेशंस यूज कीजिए। कौन सी दो इक्वेशन? एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। दूसरा एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था V2 माइनस V1 इज U1 माइनस U2। ये दो इक्वेशंस यूज कीजिए, कभी गलती नहीं होगी। ये सिर्फ किस में बताया था? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। दूसरा बताया था आपको परफेक्टली इनइलास्टिक में। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में आप क्या करते हो? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में बॉडी स्टिक टुगेदर हो जाती है, तो इसमें कंबाइंड वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। इसमें एक फॉर्मूला आया था लॉस इन एनर्जी का। लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला बताया था हाफ M1 M2 U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2। कम यूज होता है बट है। तीसरा, अगर इनइलास्टिक, ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, अगर इनइलास्टिक कोलिजन होता है जिसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया होता है, इनइलास्टिक कोलिजन में फाइनल एक्सप्रेशंस याद करने से बेटर रहता है कि आप क्या करें, फाइनल एक्सप्रेशन याद करने से मच बेटर रहेगा कि आप इक्वेशंस यूज करें M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और दूसरा एक्सप्रेशन V2 माइनस V1 इज E टाइम्स U1 माइनस U2, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन। सो ये तीन डिफरेंट सेटअप्स में आप न्यूमेरिकल्स इसके अटेम्प्ट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन मैं करूंगा आपको साथ साथ। अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं तो जो ठीक है उनके मेथड एक बार टैली कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट नहीं किए हैं, अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, समझ नहीं आया, तो पहले समझो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि बिना करे आप अपने आप हो जाए। सिर्फ वीडियो कॉपी नहीं करना, आप सामने समझेंगे सब कुछ। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मेक्स एन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन विद अनदर बॉडी एट रेस्ट। एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg, मेक्स एन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन विद अनदर बॉडी एट रेस्ट। एक दूसरी बॉडी जिसका मास M2 है, ये रेस्ट पे है। पहली बॉडी रेस्ट पे नहीं है, इसके U1 को मैंने U ले लिया, U2 कितना है? 0। ये रेस्ट पे है एंड कंटिन्यू टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन विद द स्पीड इक्वल टू हाफ द ओरिजिनल स्पीड। तो V1 कितना हो गया? U/2। V1 कितना हो गया? U/2, हाफ द ओरिजिनल स्पीड। फाइंड द मास ऑफ द सेकंड बॉडी। आपको M2 निकालना है, आपको V2 भी नहीं पता। तो अब आप क्या करो? पहला मेथड, इक्वेशंस यूज करो। मेथड 1, इक्वेशंस कौन सी यूज करोगे? पहली V1 और V2 वाली। V1 की बात करते हैं। V1 का एक्सप्रेशन था M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2
इंटू U1 प्लस 2m2U2 अपॉन M1 प्लस M2। जो वैल्यूज पता है सब्सटीट्यूट कर दो। इस एक्सप्रेशन से मेरे पास आया V1 विच इज U/2 इज M1 मतलब 2 माइनस M2 विच इज M2 विच इज अननोन अपॉन 2 प्लस M2 विच इज अननोन इंटू U1 इज U और U2 कितना है 0। ठीक, कैंसिलेशंस करो, U से U कट गया, 2 प्लस M2 इज 4 माइनस 2M2, सो 3M2 इज इक्वल टू 2। M2 की वैल्यू आ गई 2/3 kg। ये आंसर आ गया। क्योंकि मुझे V1 पता था इसीलिए मैंने V1 का एक्सप्रेशन लगाया, मेरा रिजल्ट निकल गया। गॉट इट? बाय चांस आप दूसरा मेथड यूज करते हो, मेथड 2। मेथड 2 में मैंने आपको क्या बताया? इक्वेशंस बनाओ। कौन सी? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और दूसरी इक्वेशन कौन सी? V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2। सो पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। M1 U1 प्लस M2 U2 इज M1 V1 प्लस M2 V2। वैल्यू डालो। V1 की वैल्यू भी यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं U/2। 2 से 2 कट गया, M2 V2 मेरे पास आ गया 2U माइनस U, सॉल्व करके आया U। दूसरी इक्वेशन बनाओ, V2 माइनस V1 इज U1 माइनस U2। जब ये अप्लाई करेंगे तो V2 माइनस U/2 U माइनस 0, तो V2 आपके पास आया 3U/2। सब्सटीट्यूट 2 in 1, सब्सटीट्यूट सेकेंड इन फर्स्ट इक्वेशन, इसको इसमें पुट कर दो। M2 V2 की वैल्यू कितनी है? 3U/2 इज इक्वल टू U, तो M2 की वैल्यू आ गई 2/3 kg। सो चॉइस इज योर्स whether you want to use this method or you want to directly apply the formula। दोनों से आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, दोनों मेथड्स आने चाहिए आपको। कभी कोई एक भूल जाता है फॉर्मूला तो लॉजिक पता होना चाहिए। क्लियर है सबको ये? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ लार्ज मास कैपिटल M मूविंग विद द वेलोसिटी v कोलाइड्स हेड ऑन विद अ वेरी स्मॉल मास m। अच्छा, एक इसमें मिसप्रिंटिंग है, यहां पे लिखा होना चाहिए, करेक्शन कर लो, इनिशियली एट रेस्ट। सेकेंड मास जो है वो स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, ये गिवन होना चाहिए। सो लार्ज मास कैपिटल M, एक मास है कैपिटल M, v वेलोसिटी से आ रहा है तो U1 को ले लोगे v। एक दूसरा मास है स्मॉल m, इसका U2 कितना दिया हुआ है? 0। दोनों में कोलिजन होता है। जब दोनों में कोलिजन होता है, इफ द कोलिजन इज इलास्टिक कैलकुलेट द एनर्जी लॉस्ट बाय द लार्जर मास। पहली बात लॉजिकली दिमाग में सोचो, फर्स्ट टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, सो एनर्जी लॉस्ट बाय लार्जर मास इज इक्वल टू एनर्जी गेन्ड बाय स्मॉलर। बड़ा जितनी लूज करेगा छोटा वाला उतनी ही गेन करेगा। तो इसकी वेलोसिटी निकाल लो, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, जो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो होगी वो क्या हो जाएगा? जो इसने लॉस की। आप खुद सोचो, 100 जूल ऑफ एनर्जी लेके कैपिटल M मास आ रहा है, 100 जूल ऑफ एनर्जी लेके वो दूसरे मास के साथ टक्कर मारता है। अब दूसरे मास के पास अगर 20 जूल एनर्जी आ गई तो यानी फर्स्ट ने कितनी लूज की होगी? 20 जूल लूज की होगी, क्योंकि टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व। तो फर्स्ट वाला जितना लूज करेगा सेकंड वाला उतना ही क्या करेगा? गेन करेगा। तो आपको सेकंड का गेन इन एनर्जी निकाल लेना है। तो वो कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल मेथड, बहुत सिंपल मेथड, वही जो अभी तक कर रहे थे ना। आपको V1 पता है ना आपको V2 पता है, आपको V2 निकालना है, V2 निकालना है। लेट्स मूव ऑन टू द फॉर्मूलाज। पहला मेथड, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में V2 का एक्सप्रेशन निकालो। V2 कितना हो गया? M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2
इंटू U2 प्लस 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। U2 0 है, ये पहली वाली पूरी टर्म 0 हो गई, प्लस 2 कैपिटल M V अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये आ गया अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि कैपिटल M बहुत छोटा दिया हुआ है स्मॉल m से, तो आप लिख सकते हो 2mv अपॉन कैपिटल M, बिकॉज m प्लस m को आप स्मॉल कैपिटल M लिख सकते हो, स्मॉल m को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो ये आंसर आ गया 2v। 2v वो वेलोसिटी गेन करेगा। सो गेन इन एनर्जी बाय सेकेंड इक्वल्स टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। सो हाफ m v2 की वैल्यू कितनी है 2u 2v, तो 4v स्क्वायर। रिजल्ट कितना आया 2mv स्क्वायर। तो ये हो गया लॉस इन एनर्जी। यही गेन इन एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी ऑफ फर्स्ट। गॉट इट। अब बाई चांस आप दूसरे मेथड से करना चाहते हो, मेथड 2, इक्वेशंस लगाओ। इक्वेशंस कौन सी, m1 u1 प्लस m2 u2 इज m1 v1 प्लस m2 v2। दूसरी इक्वेशन v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। क्या एलिमिनेट कर दो, v1 एलिमिनेट कर दो। यहां से आया v1 इज इक्वल टू v2 माइनस v। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। सब्सटीट्यूट सेकेंड एंड फर्स्ट, पुट करो mv इज इक्वल टू m v2 माइनस v प्लस स्मॉल m v2। तो v2 का एक्सप्रेशन कितना आया, v2 का एक्सप्रेशन आया 2mv अपॉन m प्लस m। सो m प्लस m को फिर से वही 2mv अपॉन m, बिकॉज m प्लस m को आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिखोगे, कैपिटल M। तो आ गया 2v। आगे सेम स्टेप्स, ठीक है। सो जैसे मर्जी डायरेक्ट फॉर्मूले से अप्रोच करना है कर लो, मेथड 2 लगाना है लगा लो, आपकी कॉल है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। सबको समझ में आ गया। वीडियो पॉज करके ध्यान से क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्या कहता है, अब मैं एक ही मेथड लगाऊंगा कोई भी। आपको बोल रहा है अ बॉल, अ 2 kg बॉल A moving with velocity 12 meters per second eastwards collides elastically with a ball B of mass 2 kg initially at rest। ईस्ट होता है राइट साइड, तो ये 2 kg की बॉल है, राइट साइड पे जा रही है 12 मीटर्स पर सेकेंड से। एक बॉल B के साथ कोलाइड करती है, U1 आपको दे दिया प्लस 12, U2 आई डोंट नो, U2 0, बॉडी एट रेस्ट, मास 2 kg, M2 भी 2 kg, M1 M2 दोनों 2 kg। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल आफ्टर कोलिजन, V1 और V2 निकालना है। तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले से तो सीधा फॉर्मूला है। दूसरा, अगर मेथड 2 वाला अप्लाई करता हूं तो M1 U1 प्लस M2 U2 इज M1 V1 प्लस M2 V2। तो यहां से आपके पास आ गया V1 प्लस V2 इक्वल टू 12, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कौन सी, V2 माइनस V1 इज U1 प्लस U2। ये दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, ऐड करो, V1 कट गया, 2V2 इक्वल्स टू 24, V2 आ गया 12, V2 सब्सटीट्यूट करोगे 12, तो V1 कितना आ गया 0। सो आंसर क्या आया, 12 मीटर्स पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट आया। और ये सेकेंड बॉडी किस पे आ जाएगी, रेस्ट पे। याद है एक स्पेशल केस किया था, अगर दो बॉडीज इक्वल मासेस की होती हैं, कोलाइड करती हैं, तो उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। ये वही चीज हुई है, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई। आ जाते हैं फोर्थ पे, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। नेक्स्ट, फोर्थ कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्टिकल
is transferred to a stationary particle when it strikes the stationary particle of twice its mass. एक बॉडी है, m1 का मास है m, m2 का मास है 2m, ये u वेलोसिटी से आया, u2 आपको 0 दिया हुआ है, u2 आपको 0 दिया हुआ है। क्या बोला आपको? व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, कितनी ट्रांसफर हुई? रेस्ट पे, सेकेंड बॉडी रेस्ट पे, सेकेंड बॉडी रेस्ट पे है, तो मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, तो फर्स्ट जितना लूज करेगा सेकेंड उतना गेन करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, दिमाग में क्या सोचोगे? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी गेन्ड हाफ m2 v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल टोटल हाफ m1 u1 स्क्वायर, और प्लस दूसरे वाले की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। सो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड परसेंटेज कितना होगा? ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बेसिकली v2 निकालना है। तो अगर तो फॉर्मूले से करते हो तो v2 का एक्सप्रेशन निकालो, खत्म हो जाता है क्वेश्चन। अगर आप कंसेप्ट से करते हो तो वो भी, एक और कर देता हूं, फॉर्मूले से भी डायरेक्ट कर देता हूं। मेथड 1 पहले, सारे हो सकते हैं दोनों से, फॉर्मूले से भी करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। u2 टर्म 0 है, m1 इज m, u1 इज u अपॉन m1 प्लस m2 इज 3m, ये कैंसिल हो गया, 2/3 ऑफ u। अब परसेंटेज ट्रांसफर्ड कितना होगा? परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, वो क्या हो गया? एनर्जी ट्रांसफर्ड हाफ m2 v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल हाफ m1 u1 स्क्वायर इंटू 100, हाफ हाफ mm 2 बाय u स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर हो गया 4/9 ऑफ u स्क्वायर इंटू 100, u स्क्वायर से यूज कर गया 8/9 ऑफ 100, 800/9, 88.9%। एक तरीका तो ये हो गया डायरेक्ट फॉर्मूले से। आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाते तो इक्वेशंस बनाओ। मेथड 2 सब में लग सकता है। मेथड 2 क्या है? m1 v1 प्लस m2 v2 इज m1 u1 प्लस m2 u2, और दूसरा इधर से पहले सिंप्लीफाई कर लो, m से m कैंसिल हो गया, आपके पास आया v1 प्लस 2v2 इज u, और दूसरी इक्वेशन v2 माइनस v1 इज u1 माइनस u2। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल ऐड करो, v1 कट गया, 3v2 इज 2u, v2 आपके पास आ गया 2/3 ऑफ u, और इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, सेम मेथड आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? ये बस फॉर्मूले से आप वेलोसिटीज निकाल रहे हो, उधर मैं जनरल एक्सप्रेशन से निकाल रहा हूं। जो आपको कंफर्टेबल हो, दोनों मेथड सही हैं, हर क्वेश्चन में चलेंगे। बट मैं जानबूझ के मेथड 2 क्यों कर रहा हूं? उसका रीजन ये है, मैं ज्यादा प्रेफर मेथड 2 को करता हूं, बिकॉज रीजन हर बार परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो फिर यही मेथड चलेगा जिसमें ई लग जाता है, तो अपनी आदत बनानी पड़ती है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? A 2 kg ball moving with velocity of 12 meters per second eastwards make an elastic head-on collision with a 2 kg ball moving with a velocity of 12 meters per second westwards। अब उल्टा दे दिया। एक बॉडी है m1 which is 2 kg, ईस्ट की तरफ जा रही है 12 meters per second से। एक बॉडी है m2, ये भी 12 kg, ये वेस्ट की तरफ जा रही है 12 meters per second से। मतलब अगर मैं राइट साइड को पॉजिटिव काउंट करता हूं, ईस्ट को मैं पॉजिटिव लेता हूं, तो u1 कितना हो गया? +12, u2 कितना हो गया? -12।
M1 M2 आपको पता है, V1 V2 निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूले से हो सकता है, सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। बट मैं अगर मेथड 2 लगाऊं तो मेथड 2 से करूंगा। M1 U1 प्लस M2, सेकेंड बॉडी का मास 2 kg था, मैंने 12 लिख दिया। M2 U2 is M1 V1 प्लस M2 V2। ये जीरो हो गया, V1 प्लस V2 2 कॉमन निकाल के जीरो के बराबर। दूसरी इक्वेशन V2 माइनस V1 इज U1 माइनस U2, करूंगा 24 आ जाएगा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करो। V2 आ गया 12 मीटर्स पर सेकेंड प्लस का, V2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, V1 आ गया माइनस 12 मीटर्स पर सेकेंड। माइनस 12 का मतलब गया वेस्ट में, प्लस 12 का मतलब गया ईस्ट में। तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट बॉडी मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट at 12 meters per second. Second body moves towards east at 12 meters per second. Got it? प्लस का मतलब हो गया ईस्टवर्ड्स, क्योंकि मैंने इस कन्वेंशन को लिया है। पॉजिटिव मैंने ईस्टवर्ड्स माना है, नेगेटिव क्या हो गया? वेस्टवर्ड्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या कह रहा है? A body A of mass 4m moving with speed u collides another body with mass 2m at rest. एक बॉडी है, उसका मास है 4m, u वेलोसिटी से आ रही है। एक बॉडी है, उसका मास है 2m, उसकी वेलोसिटी 0 है। u1 है u। The collision is head on and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by the colliding body, कितनी एनर्जी लूज करेगा? क्या हो गया? जितनी दूसरा गेन करेगा, जितनी दूसरा गेन करेगा। तो दिमाग में आपको क्या रखना है? आपको निकालना क्या है? फ्रैक्शन बोला, परसेंटेज नहीं बोला। परसेंटेज होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको निकालना है हाफ m2 v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m1 u1 स्क्वायर। फ्रैक्शन, परसेंटेज होता तो मल्टीप्लाइड बाय 100। फ्रैक्शन मतलब एनर्जी लॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल। एनर्जी लॉस्ट कितनी होगी? जितना दूसरा क्या करेगा? गेन। सो अब अगेन V2 निकाल लो U1 की टर्म्स में। पहला तरीका डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो, दूसरा तरीका वो कर रहा हूं मैं यहां पे। M1 U1, M1 कितना है? 4m, U1 इज U, प्लस M2 U2 2m इंटू 0। चलो लिख देते हैं, 2m इंटू 0 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। सो कैंसिलेशंस करो, आपके पास आ जाएगा 2V1 प्लस V2 इज 2U, नंबर 1। दूसरी इक्वेशन V2 माइनस V1 इज U1 माइनस U2। U2 था 0। दो इक्वेशंस बन गई, दो इक्वेशंस बन गई। आपको V2 निकालना है, V2 निकालना है। तो V2 निकालना है तो V1 एलिमिनेट करना पड़ेगा। V1 एलिमिनेट करने के लिए सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2V2 माइनस 2V1 इज 2U। सेकेंड इक्वेशन ऐड करो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। 2V1 कट गया, आपके पास आ गया 3V2 इज 4U। V2 आ गया 4U/3। डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आ जाएगा। ठीक, आपको निकालना क्या है? फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट। फ्रैक्शन लॉस्ट वो हो गया हाफ m2 मतलब 2m, v2 स्क्वायर मतलब 16u स्क्वायर बाय 9 डिवाइडेड बाय हाफ m1 मतलब 4m u स्क्वायर। हाफ से हाफ कट गया, m से m कट गया, 2 से 4 कट गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, आंसर आ गया 8/9। तो ऑप्शन हो गई बी ऑप्शन 8/9। गॉट इट? समझ में आ गया? इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं एग्जाम में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्या कह रहा है?
7th कह रहा है एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर with a velocity इतना suddenly breaks into two pieces whose masses are in the ratio 1:5. Smaller mass flies off with velocity इतना. What is the velocity of the larger? ये collision का क्वेश्चन नहीं है. Conservation of momentum. जब कोई systems टूटते हैं या जुड़ते हैं तो conservation of momentum लगता है. An object 1:5 का है. So let the masses of two fragments is are m and 5m. So total mass कितना हो गया 6m. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसकी इक्वेशन m इनिशियल मास यानी 6m इनटू वेलोसिटी दैट इज 20 i कैप प्लस 25 j कैप माइनस 12 k कैप इज इक्वल टू बाद में पहला मास m उसकी वेलोसिटी है 100 i कैप प्लस 35 j कैप प्लस 8 k कैप प्लस दूसरा मास दैट इज 5m उसकी वेलोसिटी नहीं पता, वो निकालना है. m कॉमन निकल के खत्म, उसको लेफ्ट साइड लाओ. ये कितना आया 5v2 इज इक्वल टू उन तीनों को लेफ्ट साइड लाओ. ये कितना हो गया 120i 100i माइनस हो गया 20i. 150j 35 माइनस हुआ 150 में से कितना बचा 115 प्लस 115j इधर माइनस 72 और माइनस 8 कितना हुआ माइनस 80 k कैप. 5 से डिवाइड करो. v2 की वैल्यू आई 4i कैप प्लस 23 j कैप माइनस 16 k कैप. 4i कैप प्लस 23 j माइनस 16 k. ऑप्शन आ गया बी ऑप्शन. ठीक है, बॉडीज टूटती हैं, बॉडीज जुड़ती हैं तो क्या लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. पहले आप दिमाग लगा लीजिए प्लीज, 2 मिनट है आपके पास. वीडियो पॉज कीजिए, दिमाग लगाइए, फिर मैं करूंगा. ध्यान दीजिए सामने कह रहा है 2 bullets are fired horizontally and simultaneously towards each other from the rooftops of 2 buildings 100 meters apart. 2 बिल्डिंग्स हैं, दोनों बिल्डिंग्स के बीच का गैप है 100 मीटर्स. 2 बुलेट सेम हाइट से आपने फायर की हैं. 200 मीटर्स हाइट से 2 बुलेट्स आपने फायर की हैं विद द सेम वेलोसिटी 25 मीटर्स पर सेकेंड. इसको भी 25 मीटर्स पर सेकेंड से फायर किया, सेकेंड वाली को भी 25 मीटर्स पर सेकेंड से फायर किया. When and where the 2 bullets will collide, कहां कोलाइड करेंगी और कब कोलाइड करेंगी. अब जरा ध्यान दीजिए, ये प्रोजेक्टाइल का मिक्सचर हो गया, क्योंकि बुलेट्स जब आप सीधा फायर करोगे तो ग्रेविटी उन्हें नीचे लेके जाएगी. सो अगर तो वो मीट करेंगी तो ये आगे जाके यहां जाएगा और दूसरी बॉडी भी आगे जाके यहां मीट करेगा. सो मीटिंग के लिए दोनों सेम टाइम पे सेम पोजीशन पे होने चाहिए, तब जाके वो मीट करेंगी. क्या ये बात समझ में आती है. अब बॉल 1 मैंने ये वाली ले ली, बुलेट 1, और बुलेट 2 ये वाली ले ली. बुलेट 1 और बुलेट 2, आप चाहें तो इसको रिलेटिव से भी कर सकते हैं, वो भी अभी बताऊंगा शॉर्टकट में करने का तरीका, रिलेटिव से कैसे दिमाग लगाओगे. और दूसरा तरीका अभी मैथमेटिकल हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू है तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप शॉर्टकट टेक्निक्स लगाएं. तो शॉर्टकट टेक्निक्स भी अभी बताऊंगा, बट पहले लंबी टेक्निक सीखिए कि कैसे सोचना कैसे है, फिर उसके बाद शॉर्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. पहले आ जाते हैं लॉन्ग मेथड में. अब अगर एक बॉडी को मैं 25 मीटर्स पर सेकेंड से फेंक रहा हूं, बुलेट 1 की बात करते हैं, बुलेट 1 की बात करते हैं. सो बुलेट 1 अगर कोलाइड करते वक्त x1 डिस्टेंस ट्रैवल करता है, बुलेट 2 x2 डिस्टेंस ट्रैवल करता है, सो दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए 100 के बराबर होना चाहिए.
तो आप क्या बोलोगे? बुलेट 1 के लिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हो गई 25 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स नहीं है, वाई वाली अभी लिखते हैं, पहले एक्स की बात करते हैं। सो यहां पे कितना हुआ? मान लिया टाइम टी टाइम के बाद वो कोलाइड हुई, अगर हुई तो। सो पहले वाले की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? यू एक्स इंटू टी प्लस ए एक्स वाली टर्म 0। सो फर्स्ट वाले की डिस्प्लेसमेंट हुई 25 टी। बुलेट 2 की अगर बात करें, बुलेट 2 के लिए मैंने लेफ्ट साइड पॉजिटिव ले लिया क्योंकि x1 x2 में नंबर्स में ले रहा हूं। अगर आप चलो राइट साइड पॉजिटिव लेके ही काम करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे भी। बुलेट 2 के लिए u अलोंग x एक्सिस हो गया -25, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस 0, टाइम t, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस हो गया -x2। इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस था +x1, राइट साइड पे था, उसका -x2। लगाओ s इज इक्वल टू ut प्लस AT 0 हो गया, तो x2 कितना आ गया? 25t। सो x1 प्लस x2 कितना हुआ? 100। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? 100। तो आपके पास 50t आ गया, 100, टाइम आ गया 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड के बाद वो सेम उससे पास होंगी, सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से पास, सेम पॉइंट से पास होंगी। अब वो सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के पास होंगी, ऐसा तो नहीं पता ना कि सेम वर्टिकल डिस्टेंस भी हुआ। ऐसा भी हो सकता है एक यहां पे हो एक नीचे हो, कोलाइड ही नहीं करेंगी, ऐसा भी हो सकता है। तो अब वो देखते हैं। तो बेसिकली वो सेम हॉरिजॉन्टली दे मूव, हॉरिजॉन्टली दे पास फ्रॉम सेम पोजिशन आफ्टर 2 सेकेंड्स। अब वर्टिकली भी सेम पोजिशन होगी कि नहीं वो देखते हैं। वर्टिकली अगर हम बात करें, ये चीज मैं ओरली भी कर सकता था। कैसे? एक हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज नहीं होती, 25 हॉरिजॉन्टल स्पीड है, इसकी भी 25 हॉरिजॉन्टल स्पीड है। ऑपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 50। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? 100। डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, आंसर कितना आया? 2 सेकेंड्स। ओरली भी पहुंच सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही फर्क होता है एमसीक्यू में और आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में। तो मैं आपको, मेरे को नहीं पता, हो सकता है क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव की फॉर्म में आ जाए, तो आपको मेथड एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं आगे। बाकी वर्ड्स में ये काम कर सकते हो। वर्टिकली अगर बात करें तो सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। सो बॉल 1 के लिए u अलोंग y एक्सिस है 0, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस है ग्रेविटी के इक्वल, डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लिया, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y मुझे नहीं पता, टाइम दिया है 2 सेकेंड्स। सो एस वाई कितना हो गया? यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आंसर आया 2g। जी कुछ 10 बोला है तो 20 मीटर्स। अब सेकंड वाली भी अगर 20 मीटर नीचे तक होगी तो कोलाइड करेंगी। सो बॉल 2 की बात करें, u अलोंग y एक्सिस उसका भी 0, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस उसका भी g, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस उसका भी नहीं पता, टाइम उसका भी 2 सेकेंड्स। सेम इक्वेशन बनेगी। सो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर बॉल नहीं बुलेट therefore bullets are at same position after same time, therefore they will collide at height. कितना हाइट? 20 मीटर नीचे चला गया तो धरती माता से कितना डिस्टेंस हुआ? 180, 180 मीटर अबव ग्राउंड। आंसर आया आपका बी ऑप्शन। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 9 कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास 5m एट रेस्ट सडनली ब्रेक्स इनटू इट्स own on its own into 3 fragments. The 2 fragments of mass m each
move along mutually perpendicular direction with speed v, the energy released during the process. एक मास है 5m का, ये भी आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हो जाएगा. एक दो क्वेश्चन गलती से इसमें आ गए, कोलिजन्स में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हैं. पार्टिकल ऑफ मास 5m एट रेस्ट, एक पार्टिकल है उसका मास है 5m, इनिशियली रेस्ट पे है, ब्रेक्स इनटू 3 fragments, 2 fragments of mass m each are moving in the perpendicular directions. ये एक मास m इधर गया v स्पीड से, एक मास m ऊपर गया v स्पीड से. द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो निकालना है. ठीक है, ओके. सो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई वो निकालिए. उसके लिए आपको थर्ड वाले मास का क्या निकालना पड़ेगा? थर्ड वाले मास का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की 0 है, बर्स्ट हो गया, एक इधर गया एक ऊपर गया, तीसरा कहां जाएगा पहले वो निकालो, कितनी स्पीड से जाएगा वो निकाल लो, और फिर टोटल एनर्जी निकाल लो. इनिशियल एनर्जी 0, फाइनल एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी? एनर्जी रिलीज्ड. सो तीसरे पहले यहां पे मोमेंटम, इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया. सो इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम है 0. फर्स्ट वाले सेक्शन का मोमेंटम हो गया एम वी आई कैप, सेकेंड वाले का मोमेंटम हो गया एम वी जे कैप, थर्ड वाले का मोमेंटम हमें नहीं पता, उसका मास कितना होगा? 3m, 5m टोटल था, 3m v3. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप प्लस 3m v3 इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम. m से m कट गया, v3 आपके पास आ गया v बाई 3 आई कैप प्लस v बाई 3 जे कैप. मतलब v3 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो ये आ गया v बाई 3 इंटू रूट 2 मीटर्स पर सेकेंड. सो एनर्जी टोटल कितनी हो गई? एनर्जी रिलीज्ड जो इनके पास काइनेटिक होगी वो हो जाएगी हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 कितना है? 3m, और उसकी वेलोसिटी कितनी निकाली है? v बाई 3 इंटू रूट 2 उसका स्क्वायर. सॉल्व कीजिए, हाफ mv स्क्वायर, उसका v2 भी v था, v2 जो था वो v के इक्वल ही था, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर हो गया एम वी स्क्वायर प्लस 3 कट, सॉरी इसका स्क्वायर करना है, प्लस हाफ 3m इंटू वी स्क्वायर बाय 9 इंटू 2, 2 से 2 कटा, 3 से 9 कटा, आपके पास आया एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाय 3, तो 4 बाई 3 एम वी स्क्वायर. ये हो गई एनर्जी रिलीज 4 बाई 3 एम वी स्क्वायर. ऑप्शन हो गया ए. ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई वो निकाल लिया. आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10. 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मूविंग ब्लॉक ऑफ हैविंग मास m कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग मास 4m. एक m ब्लॉक है वो मूव कर रहा है, एक स्टेशनरी ब्लॉक है, इसका u2 दिया है 0, इसका u1 मान लिया u. द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, तो v1 आपको 0 दे दिया. When the initial velocity of the lighter block is v, okay, लाइटर ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी दी है v, then the value of coefficient of restitution, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. तो v1 0 है, उसके लिए पहले v2 निकालो, उसके लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कितना हो गया? m1 u1 प्लस m2 u2 इज m1 v1 प्लस m2 v2. 4m से 4m, m से m कट गया, v2 आ गया v बाय 4. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगा दो. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला कितना है? वो है v2 माइनस v1
अपॉन u1 माइनस u2। v2 कितना है v बाय 4, v1 कितना है 0 अपॉन u1 कितना है u1 कितना है v माइनस u2 कितना है 0। आंसर आ गया 1/4, रिजल्ट हो गया 0.25। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना हो गया 0.25, बी ऑप्शन। गॉट इट। तो ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है, ये इनइलास्टिक कोलिजन है। समझ में आ गया 10th। आ जाते हैं 11th पे। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11th कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास m, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अ ब्लॉक ऑफ मास m at rest is struck by a body of mass small m. Prove that the fraction of kinetic energy of mass m transferred to the block. ये m ब्लॉक है, ये एक बॉडी है स्मॉल m मास की, ये जाके इसको टक्कर मारती है। इसका u1 मान लिया u, इसका u2 कितना है 0। एनर्जी ट्रांसफर्ड अभी किया था, बस पहले नंबर्स थे, अब वेरिएबल्स हैं। एनर्जी ट्रांसफर्ड कितना होगा? परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर या फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड क्या होगा? एनर्जी ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय कुछ नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं जब परसेंटेज बोला हो। फ्रैक्शन में क्या करते हैं? एनर्जी ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय टोटल। एनर्जी ट्रांसफर्ड कितना होगा? सेकंड वाले की एनर्जी निकालनी पड़ेगी, मतलब V2 निकालना पड़ेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ या फिर अब वो इक्वेशंस वो लगा लो, V1 और V2 की, आपकी कॉल है। मैं कंजर्वेशन से कर रहा हूं और V2 माइनस V1 इज U1 माइनस U2 से कर रहा हूं। सो यहां पे सबसे पहले एक इक्वेशन V2 माइनस V1 इज U1 माइनस U2। दूसरी इक्वेशन M1 U1 प्लस M2 U2 इज M1 V1 प्लस M2 V2। हमें V2 चाहिए तो V1 एलिमिनेट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन से पकड़ो, फर्स्ट इक्वेशन से V1 निकाल लो। V1 हो गया V2 माइनस U। So mu is m v2 minus u plus m v2, मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला। सो इधर से v2 की वैल्यू कितनी आई? 2mu अपॉन m प्लस m, ये आ गया v2। अब आपको निकालना है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, ये हो जाएगा एनर्जी ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल। परसेंटेज होता तो 100 से मल्टीप्लाई। एनर्जी ट्रांसफर्ड हो गया हाफ mv2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल, सिर्फ पहले वाले के पास थी, हाफ mu1 स्क्वायर। वैल्यूज डालो, m v2 स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4m स्क्वायर u स्क्वायर डिवाइडेड बाय m प्लस m का होल स्क्वायर, और नीचे क्या था? mu स्क्वायर। एक m और u स्क्वायर कट गया, रिजल्ट आया 4mm अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर। यही निकालना था, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। वीडियो पॉज करके एक एक स्टेप ध्यान से लिखना है हर क्वेश्चन के बाद। बिना लिख के ये पिक्चर नहीं चल रही कि आपने न्यूमेरिकल देख ली और आपको आ गए। जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली जीरो। आ जाते हैं 12th पे। अ स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M collides against a pendulum of mass small m with horizontal velocity v0। एक स्फीयर है, उसका मास है स्मॉल m, पेंडुलम से कोलाइड करता है with horizontal speed v0। Calculate the maximum height reached by the pendulum if the masses scatter elastically along the line of initial motion। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ये है जी पेंडुलम, पेंडुलम का मास है m, जो बॉडी आ रही है उसका मास भी है m, v0 स्पीड से वो आ रही है। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं।
Calculate the maximum height reached by the pendulum if the masses scatter elastically along the line. मतलब इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिकली बोला तो इलास्टिक कोलिजन है, तो इसका V2 निकालना है आपको। तो पहली इक्वेशन V2 माइनस V1 इज U1 माइनस U2, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन M1 V1 प्लस M2 V2 इज M1 U1 प्लस M2 U2, जीरो हो गया, MM कट गया। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, V1 एलिमिनेट हो जाएगा, 2V2 आ गया, 2V2 आ गया, 2V0, तो V2 किसके बराबर आ गया? V0 के। अब V0 वेलोसिटी से ये जाएगा तो किसी हाइट पे जाएगा, हाइट पे जाके रुकेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नीचे लोएस्ट पॉइंट पे क्या है? काइनेटिक। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। आपको हाइट निकालनी है, सो mgh इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर, mm कट गया, gh इज हाफ v2 की वैल्यू v0, सो h कितना आ गया? v0 स्क्वायर बाय 2g, फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है जी। लोएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक होगी वो हाईएस्ट पॉइंट पे किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल में। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोला? सेकेंड पार्ट में आपको बोला व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पेंडुलम इफ द टू मासेस स्टिक टुगेदर। तो सेकेंड पार्ट पे आते हैं, इफ मासेस स्टिक टुगेदर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ। अब ये इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा, इनइलास्टिक कोलिजन होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चलेगा, M1 V1 M1 U1 प्लस M2 U2 जीरो था, इस बाद में दोनों मास जुड़ गए इनटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हो गई V0 बाई 2। फिर से अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसा लगेगा? लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक, हाफ 2m इंटू v स्क्वायर इज mg, m कितना है? 2m, टोटल मास है 2m, gh, 2m से 2m कट गया, h कितना आ गया? v0 स्क्वायर बाय 8g। सो क्या लॉजिक लगा? जब बॉडीज में टक्कर हुई तो कोलिजन का कॉन्सेप्ट जुड़ गई, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिर्फ, और जब लोएस्ट पॉइंट पे आपको वेलोसिटी पता है कितनी हाइट तक जाएगा, उसके लिए क्या लगेगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लोएस्ट पॉइंट पे कौन सी एनर्जी? काइनेटिक। हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल। दोनों को करो इक्वेट, आपके पास आ गया आंसर। समझ में आ गया? वीडियो पॉज कीजिए, यहां तक तमीज से लिखिए, एक एक शब्द अगर हो गया है तो आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है a sphere of mass 10 kg moving with a velocity of 6 meters per second tries to overtake another sphere of mass 1 kg moving with velocity of 3 meters per second and collides. If the collision is elastic, find the velocities of the two after collision. डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हो सकता है, वो दो इक्वेशन से भी हो सकता है। इलास्टिक कोलिजन दिया, m1 मास है 10 kg, ओवरटेकिंग है तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, u1 है आपके पास 6 meters per second, M2 मास है 1 kg, U2 आपको दिया 3 meters per second। V1 और V2 निकालना है। सो पहली इक्वेशन V2 माइनस V1 इज U1 माइनस U2, तो इक्वेशन आई V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 3, रख लीजिए संभाल के। दूसरी इक्वेशन M1 U1 प्लस M2 U2 इज M1 V1 प्लस M2 V2। सो यहां से इक्वेशन आई 10v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 63। ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट
फ्रॉम सेकेंड मतलब दिस माइनस दिस, तो V2 एलिमिनेट हो जाएगा. 11V1 इज 60, V1 हो गया 60/11 मीटर्स पर सेकेंड. V2 की वैल्यू है 3 प्लस V1, सो 3 प्लस 60/11 मतलब 93/11 मीटर्स पर सेकेंड. एक आ गया 5 पॉइंट समथिंग और एक हो गया 8 पॉइंट समथिंग. गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13. लेट्स मूव ऑन टू 14. 14th कह रहा है a 10 kg ball and a 20 kg ball approach each other with a velocity of 10 meters per second. एक 10 kg बॉल है, एक 20 kg बॉल है. अप्रोच एक इधर आ रही है, U1 हो गया 20 मीटर्स पर सेकेंड, U2 हो गया -10 मीटर्स पर सेकेंड ऑपोजिट डायरेक्शन में. फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है. तो क्या कंसेप्ट फिर से, V2 माइनस V1 इज U1 माइनस U2. सो V2 माइनस V1 आपके पास आ गया 30. दूसरी इक्वेशन M1 U1 प्लस M2 U2 इज M1 V1 प्लस M2 V2. आपके पास आया V1 प्लस 2V2 इक्वल टू 0. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों को ऐड कर दीजिए. V1 एलिमिनेट हो जाएगा. आपके पास आया 3V2 इक्वल टू 30. तो V2 आ गया 10 मीटर्स पर सेकेंड. V2 की वैल्यू 10 सब्सटीट्यूट कीजिए. V1 आ गया आपके पास -20. गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 14. तमीज से लिख लीजिए, अपने हाथ से करिए क्वेश्चन. ये क्लियर है सबको? सब लिख चुके हो? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे. क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है? ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस अ ब्लॉक ऑफ मास m moving with speed v collides elastically with another block of mass m which is initially at rest. एक ब्लॉक है m मास का, वो मूव कर रहा है. एक दूसरे ब्लॉक जो इनिशियली रेस्ट पे उससे कोलाइड करता है. After the collision, the first block moves at an angle theta to the initial direction with speed v/3. ये v वेलोसिटी से आ रहा है. जो फर्स्ट ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी v/3 दी हुई है और वो थीटा एंगल पे जाता है. सेकेंड यानी इधर कहीं जाएगा. इसका v2 नहीं पता और इसका एंगल भी नहीं पता, थीटा डैश बोल दिया. After collision, the first block moves at an angle theta with speed v/3. The second block speed निकालनी है, एंगल नहीं निकालना. तो थीटा डैश वाला काम नहीं है. क्योंकि स्पीड निकालनी है तो आप डायरेक्टली कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पे आ जाओ. क्योंकि स्पीड है, आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, इन 3 चीजें पता है, तो आप सीधा सीधा क्या लगा सकते हो? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. हाफ हाफ कॉमन निकाल के उड़ा दो. m1 कितना है? m. u1 कितना है? u स्क्वायर. v की वैल्यू v दिया हुआ है, प्लस m2 कितना है? m. v2 कितना है? u2 कितना है? 0 इज m v स्क्वायर बाय 9 प्लस m v2 स्क्वायर. mm कॉमन निकल के कट गया. v2 स्क्वायर कितना आ गया? 8/9 ऑफ v स्क्वायर. तो v2 कितना आ गया? 2√2/3 2√2/3v. ऑप्शन हो गया डी. अगर एंगल बोला होता निकालने के लिए तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगता. मोमेंटम कंजर्वेशन 2 एक्सिस में लगता, एक्स में अलग से, वाई में अलग से. क्लियर? अभी आगे वैसे क्वेश्चन आएंगे. अभी नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे. 16th क्या कह रहा है? A ball is thrown vertically downwards from a height of 20 meters with the initial velocity v0. It collides with the ground and loses 50% of its energy in collision and rebounds to the same height. The initial velocity v0 is okay. Ball को आपने ball is thrown vertically downwards with an initial velocity v0. It collides with the ground, loses 50% of its energy in collision
and rebounds to same height, the initial velocity v naught, सेम हाइट पे कैसे रिबाउंड हो सकती है? चलो देखते हैं। अच्छा, आपने वेलोसिटी से फेंका है, ड्रॉप किया होता तो सेम हाइट पे नहीं आती, आपने थ्रो किया है। ओके, सामने देखो, थ्रो किया है, ड्रॉपिंग में तो हाइट बाद में कम ही होगी, बट आपने इनिशियली भी कुछ एनर्जी दे दी। सो एक बॉल है, यहां से आपने v नॉट वेलोसिटी से इसे थ्रो किया, ग्राउंड पे पहुंची, ग्राउंड पे जब वो पहुंची उसने 50% एनर्जी लूज कर दी। तो पहले ग्राउंड का बात करते हैं। यहां पे मान लिया v1 वेलोसिटी से वो पहुंची ग्राउंड पे, जब वो v1 वेलोसिटी से पहुंची तो क्या होगा? हाफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ बिटवीन a एंड b, it reaches ground with speed v, then applying conservation of energy between points a and b, टॉप पे पोटेंशियल mgh, h कितना है? 20 मीटर्स। टॉप पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक आपने दिया था, और बॉटम पे सिर्फ काइनेटिक, m से m काट दो, आपके पास v स्क्वायर आ गया 40g प्लस v नॉट स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड वो हो गया हाफ m v स्क्वायर 40g प्लस v नॉट स्क्वायर। अब रिबाउंडिंग पे आ जाते हैं। मान लिया वो v2 स्पीड से रिबाउंड हुई, इफ इट रिबाउंड्स विथ स्पीड v2, देन kinetic energy final is half of kinetic energy at initial। यही बोला है क्वेश्चन में, 50% लूज कर देती है तो रिमेनिंग कितनी हो गई? 50%। सो हाफ m v2 स्क्वायर इज हाफ m, हाफ ऑफ हाफ m v1 स्क्वायर। ये एनर्जी 40g प्लस v नॉट स्क्वायर, हाफ m उड़ा दो तो v2 स्क्वायर कितना आया? v2 स्क्वायर आ गया 20g प्लस v नॉट स्क्वायर बाई 2। रख लो संभाल के, नंबर 1। अब ये P पॉइंट से वो रिबाउंड हुआ, सेम हाइट पे आ गया, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन पॉइंट्स B एंड C। B पे काइनेटिक, C पे सिर्फ पोटेंशियल, सिर्फ उस हाइट तक गया, तो B पे काइनेटिक कितना हो गया? हाफ m v2 स्क्वायर इज mgh, h कितना है? 20, m से m उड़ा दो तो v2 स्क्वायर यानी 20g प्लस v नॉट स्क्वायर बाई 2 इज 40g। तो v नॉट स्क्वायर बाई 2 आपके पास आया 20g, तो v नॉट स्क्वायर आपके पास कितना आया? 40g। 40 इंटू कुछ वैल्यू g10 बोला है, 40 इंटू दिस 400, तो यानी v नॉट कितना आया? 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो 20 मीटर्स पर सेकेंड से आपको फेंकना पड़ेगा ताकि वो सेम हाइट पे वापस आए। क्या किया मैंने? दोबारा सुनो। A पॉइंट पे थी, उसके पास पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, B पे आई तो सिर्फ काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, उसका 50% लॉस हो गया, तो जो बच गई उससे वो ऊपर उठी, हाईएस्ट पॉइंट पे फिर से वहीं पे आई, तो वहां पे वापस क्या हो गई? पोटेंशियल। तो पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नीचे गिरने पे, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊपर उठने पे।
समझ में आया? वेरी गुड क्वेश्चन और दिमाग वाला क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं। तमीज से लिख लीजिए इसको, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज क्लास में पूछिएगा। तमीज से वीडियो पॉज कीजिए, ध्यान से अपना दिमाग लगा के दोबारा कीजिए। अगर कर चुके हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है? A body of mass 4m is lying in xy plane at rest. ठीक है, it suddenly explodes into 3 pieces. 2 pieces each of mass m move perpendicular to each other with equal speeds v. The kinetic energy generated due to explosion. Total kinetic energy generated due to explosion. अभी ये किया था 3/2 mv square. एक मिनट, ये सेम क्वेश्चन था, कुछ अलग था? आई गेस रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। नहीं, थोड़ा सा फर्क है, नंबर्स में थोड़ा डिफरेंट है, क्वेश्चन सिमिलर है, कर देते हैं दोबारा। 4m मास की बॉडी है, 2 पीसेस ऑफ मास m मूव परपेंडिकुलर विद स्पीड v। ये चली गई एक m मास की v वेलोसिटी से, दूसरी गई m मास की v वेलोसिटी से। सो थर्ड का जो मोमेंटम होगा वो कितना हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ फर्स्ट का और सेकंड का, क्योंकि टोटल मोमेंटम कितना था? 0। अभी किया था ना सेम कॉन्सेप्ट। सो थर्ड का मोमेंटम हो गया 2mv3 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ mvi कैप, नेगेटिव ऑफ mvj कैप। mm कट गया, v3 आपके पास आया -v/2i माइनस v/2j। सो v3 कितना आया मैग्नीट्यूड में? अंडर रूट ऑफ v/2 का स्क्वायर प्लस v/2 का स्क्वायर, यानी v/2 इंटू √2। सो काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू फाइनल वेलोसिटी इसकी, इसका स्क्वायर, ये आ गया v/√2 है तो v²/2। सॉल्व कीजिए, mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, आंसर आ गया 3/2 mv स्क्वायर, बी ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। लेट्स मूव ऑन टू 18। 18th में क्या बोला? 18th में बोला an explosion breaks a rock into 3 parts in a horizontal plane. 2 of them go off at right angles to each other. The first part of mass 1 kg moves with a speed of 12 meters per second. Second of mass 2 kg moves with the speed of 8 meters per second. If the third part flies off at 4, then the mass. Okay, 3 parts में डिवाइड करता है, राइट एंगल्स पे गए। बिल्कुल फिर से सिमिलर क्वेश्चन जैसा अभी पहले किया। ये क्वेश्चन गलती से आ गए बेटा, इसमें ये कोलिजन के नहीं है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐड हो गए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कॉन्सेप्ट सारे कर चुके हो आप। एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स, 2 ऑफ देम फ्लो ऑफ एट राइट एंगल्स। एक रॉक है, 3 पार्ट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2 ऑफ देम गो एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। एक गया इधर पार्ट, एक पार्ट गया ऊपर। फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 kg 12 meters per second. Second part of mass 2 kg 8 meters per second. थर्ड पार्ट m3 नहीं पता, उसका स्पीड पता है। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फिर से, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम 12 इंटू 1 i कैप प्लस 8 इंटू 2 j कैप प्लस तीसरे वाले का मोमेंटम मास इंटू उसकी स्पीड है 4 meters per second, मास इंटू 4 meters per second, और डायरेक्शन नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी रख लेते हैं mv3। तो mv3 कितना हुआ? mv3 हुआ 12i प्लस 16j। तो थर्ड वाले की वेलोसिटी हो गई 12/mi कैप 16/mj कैप। इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट ऑफ 12/m का स्क्वायर
प्लस 16 बाई एम का स्क्वायर, और इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 4। सो स्क्वायरिंग कर लो, 144 बाई एम स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हो गया 256 बाई एम स्क्वायर इक्वल टू 16, कितना हो गया 200 300 400 400 बाई एम स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एम स्क्वायर आ गया 20 बाई 4, एम आ गया 20 बाई 4 स्क्वायर रूट करके, मतलब 5 kg। एम सीधा सीधा निकल गया 5 kg। ठीक है जी, सो इसका आंसर आ गया ए पार्ट। आ जाते हैं 19th पे। 19th कह रहा है a mass m moving horizontally with speed v collides and stick to mass 3m moving vertically upwards with velocity 2v। stick कर गया, inelastic collision in 2 dimensions है with velocity 2v, the final velocity of the combination, conservation of momentum लगेगा वेक्टर फॉर्म में, मास m है, इस तरफ जा रहा है with velocity v, collides and stick to a mass of 3m moving vertically upwards, that is along y-axis with velocity 2v। दोनों ने झप्पी डाल ली, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। सो m1 u1 प्लस m2 u2 डायरेक्शन के साथ इज इक्वल टू टोटल मास 4m इंटू कंबाइंड वेलोसिटी। m कॉमन निकल के कट गया, आपके पास 4v आया, v आई कैप प्लस 6v जे कैप, तो वेलोसिटी कितनी आई v बाई 4 आई कैप प्लस 3 बाई 2v जे कैप, v बाई 4 आई कैप प्लस 3 बाई 2v जे कैप, रिजल्ट हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, सो इनइलास्टिक कोलिजन है इन 2 डायमेंशंस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, आंसर है 1। थियोरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन। आ जाते हैं 21 पे। 2 equal masses m1 and m2 moving along the same straight line with velocities 3 meters per second and 5 minus 5 collide elastically, their velocities after collision is respectively, क्या हो जाता है, velocities interchange हो जाती हैं। theoretically directly सोच सकते हो, equal masses हैं, collision के बाद interchange, तो +3 -5 है तो क्या हो जाएगा -5 and +3, सीधा आंसर। अदरवाइज डायरेक्टली भी कर सकते हो, m1 u1 प्लस m2 u2 is m1 v1 plus m2 v2, so v1 plus v2 आपके पास आ गया -2। इसी तरह से v2 minus v1 is u1 minus u2, so v2 minus v1 आपके पास आ गया 8। सॉल्विंग करोगे v1 आ जाएगा -5, v2 आ जाएगा +3। ठीक है बेटा, कर लोगे ना ये? तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल फुद्दू से हैं। ये हो गया 21। लेट्स मूव ऑन टू 22। ध्यान देंगे 22 पे। A sphere of mass m moving with velocity u hits another stationary sphere of same mass if E is the coefficient of restitution। इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है, E दिया हुआ है। अब sphere of mass m moving with velocity u hits another stationary sphere, so m1 को मान लिया m, m2 भी है m, u1 है u, u2 है 0, E दिया हुआ है, v रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द टू स्फीयर्स आफ्टर द कोलिजन, v1 by v2 या v2 by v1 निकालना है, दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हो, स्पेसिफाइड नहीं है। तो इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन कौन सी, m1 u1 प्लस m2 u2 इज m1 v1 प्लस m2 v2। m कॉमन निकल के कट गया, v1 प्लस v2 आ गया, u के इक्वल रख लो संभाल के। दूसरी इक्वेशन
v2 माइनस v1 इज e टाइम्स u1 माइनस u2। दो इक्वेशन बन गई। अब आपको v1 v2 का रिलेशन निकालना है, तो या तो v1 और v2 सॉल्व कर लो, u की टर्म्स में निकाल लो, अदरवाइज u डायरेक्टली एलिमिनेट कर दो, डिवाइड कर दो, u एलिमिनेट हो जाएगा डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। आपके पास आया v1 प्लस v2 अपॉन v2 माइनस v1 इज 1 बाई e। तो e v1 प्लस e v2 इज v2 माइनस v1। सो आपके पास आया v1 टाइम्स e प्लस 1 इज v2 टाइम्स 1 माइनस e। तो आपके पास v2 बाई v1 आपके पास आ गया 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e, और v1 बाई v2 कितना हो जाएगा 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी निकाल लो, बोला नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, आपकी कॉल है। आप दो इक्वेशन सॉल्व करके v1 e u की टर्म्स में निकाल लो, v2 u की टर्म्स में निकाल लो, डिवाइड कर दो, वैसे भी कर सकते हो। डायरेक्टली डिवाइड कर दिया, उससे u एलिमिनेट हो गया, हमारे पास वो भी आंसर आ जाएगा। आ जाते हैं 23 पे। 23rd, a ball is dropped on the ground from height of 1 meter. What is the height to which the ball would rebound? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है 0.6। मान लिया v1 स्पीड से बॉल फॉल की h हाइट से, सो mgh इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर या v1 की वैल्यू कितनी आई √2gh। आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है v1। एक काम करते हैं, वेरिएबल्स थोड़े से वैसे ले लेते हैं जैसे हमने डेरिवेशन में लिए थे कोलिजन फ्रॉम ग्राउंड में, रिबाउंडिंग वाला केस जो लिया था, वो वाले वेरिएबल ले लेते हैं। मान लिया ये u1 स्पीड से फॉल की, सो किस स्पीड से फॉल की उसको मैंने u1 मान लिया, हाफ m u1 स्क्वायर। सो u1 आ गया √2gh। हमें v1 नहीं पता किस स्पीड से वो वापस रिबाउंड करेगी, हमें u2 और v2 दोनों जीरो दिए हैं क्योंकि ग्राउंड रेस्ट पे है। सो e की वैल्यू लगाओ v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। e v2 माइनस v1, v2 0, v1 की वैल्यू √2gh अपॉन u1 की वैल्यू, सॉरी v1 निकालना है, 0 माइनस v1 अपॉन u1 की वैल्यू √2gh माइनस u2 0। तो v1 हो गया e टाइम्स √2gh। नेगेटिव का नेगेटिव मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो गई। यहां तक क्लियर। अब मान लिया वो h डैश हाइट तक गया, सो हाफ m v1 स्क्वायर इज mg h डैश। m से m काट दो, v1 स्क्वायर की वैल्यू डालो, हाफ e स्क्वायर 2gh इज g h डैश। 2 से 2, g से g, h डैश आ गया e स्क्वायर टाइम्स h। डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए तो। किया था ना हमने थ्योरी में, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए तो आप डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो h डैश आ गया e स्क्वायर, e है 0.6 और इनिशियल हाइट है 1 मीटर, 0.6 का स्क्वायर इंटू 1, आंसर आ गया 0.36 मीटर्स। सो इतनी हाइट वो क्या करेगा, रिबाउंड करेगा। क्लियर। रिबाउंडिंग का केस मैंने आपको क्लास में कराया था, ये उसका न्यूमेरिकल हो गया। अगर ये एमसीक्यू फॉर्म में आता है तो उसमें जो रिजल्ट्स हमने निकाले थे, ये एज अ रिजल्ट निकाला था, तो एज अ रिजल्ट आप यूज कर सकते हो एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज नहीं है, सपोज 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तब भी आप एज अ रिजल्ट यूज कर सकते हो, बट अगर 2, 3 कुछ भी आ जाए तो आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। A wooden ball is dropped from a height of 2 meters. Up to what height the ball will rebound if the coefficient of restitution is 0.5? So similar as before, similar as 23rd, रिजल्ट कितना आ जाता है, h डैश आ जाता है e स्क्वायर टाइम्स h। वहां तक बिल्कुल सेम वेरिएबल्स में किया था मैंने। e स्क्वायर कितना है 0.5 का स्क्वायर और h कितना दिया है 2 मीटर्स, सो 1/4
इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 2, आंसर आ गया 1/2 यानी 0.5 मीटर। इतनी हाइट तक वो रिबाउंड करेगा। गॉट इट? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। A steel ball of mass 0.1 kg moving with a speed of 10 meters per second collides with an identical steel ball at rest. Okay, एक स्टील बॉल है, मास है 0.1 kg, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 meters per second, collides with an identical speed ball at rest. M2 भी 0.1 kg, U2 की वैल्यू 0. After the collision, the direction of each ball makes an angle of 30 degree with the original direction. मतलब एक इधर गई और दूसरी इधर गई, 30 डिग्रीज दोनों बना रहे। ये V1, ये V2. Calculate the speed of each ball after collision. Is this collision elastic? Let's check. Conservation of momentum लगाते हैं। ये mv1 इस तरफ हो जाएगा, m1 v1 cos 30, ऊपर हो जाएगा m1 v1 sin 30। m2 v2 के कंपोनेंट्स m2 v2 cos 30, नीचे हो जाएगा m2 v2 sin 30। अब आ जाओ पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। अलोंग एक्स एक्सिस पहले, अलोंग वाई एक्सिस पहले करो। वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम कितना हुआ m1 v1 sin 30 माइनस m2 v2 sin 30। तो m1 और m2 बराबर है, sin 30 बराबर है, तो v1 v2 के बराबर आ गया। रख लो संभाल के। दूसरा, अलोंग वाई एक्सिस लगाते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग लगाओ, इनिशियल मोमेंटम अलोंग, सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग, इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो गया m1 u1 प्लस m2 u2 0 था, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 cos 30 कॉमन ले लिया, दोनों मासेस बराबर है, m1 m2 कट गया। cos 30 कितना होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2, तो v1 प्लस v2 कितना हुआ 20/√3। और दो इक्वेशंस आ गई फ्रॉम 1 and 2, v1 और v2 दोनों बराबर हैं, दोनों सॉल्व करके आ जाएंगे 10/√3 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया खत्म। आगे क्या बोला, इज दिस कोलिजन इलास्टिक? उसके लिए एनर्जी चेक करो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस दूसरे की थी 0, सो 5 जूल्स। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर, v1 कितना है 10/√3 प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, वो भी कितना है 10/√3। ऐड करोगे हाफ ऑफ कॉमन लोगे, डबल हो गया, 2 कट जाएगा, डबल ऑफ हाफ 0.1 इंटू 100/3 कितना हुआ 10/3 जूल्स। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, therefore collision is not elastic। समझ में आई बात? काइनेटिक एनर्जीज अगर इक्वल होती हैं तो कोलिजन क्या हो जाता है, इलास्टिक। काइनेटिक एनर्जीज इनिशियल और फाइनल इक्वल नहीं है तो कोलिजन इलास्टिक नहीं होगा। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस असाइनमेंट के, क्वेश्चन नंबर 26। A gas molecule having speed of 300 meters per second collides elastically with another molecule of same mass which is initially at rest। ये m है, ये 300 meters per second से आ रहा है, एक और है m, इसका u2 कितना दिया है 0।
आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट मॉलिक्यूल मूव्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जो फर्स्ट है वो इधर जाता है m 30 डिग्री पे टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच मॉलिक्यूल आफ्टर द कोलिजन। सेकेंड इधर जाएगा m v2 नहीं पता, इसका एंगल भी नहीं पता, थीटा मान लिया। एंड द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट डायरेक्शन बाय द रिकॉइलिंग टारगेट मॉलिक्यूल। यहां तक बात क्लियर? क्या बोला? आपको अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला होता तो इलास्टिक कोलिजन लेना होता है, ठीक है? वैसे इस क्वेश्चन में बोला भी है इलास्टिकली, सो इलास्टिक कोलिजन है। सो पहली इक्वेशन आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस u2 वाला जीरो है, हाफ m2 v1 स्क्वायर, v1 नहीं पता, प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ m कट गया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, आपके पास 300 का स्क्वायर आ गया। रख लो संभाल के, देखते हैं क्या करना है। इसके बाद मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं अलोंग y एक्सिस। मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम m v1 sin 30। ये v1 वेलोसिटी थी, इसका एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट उधर, ऊपर हो गया m v1 sin 30, m v1 cos 30, m v2 का एक इधर हुआ m v2 cos 30 cos थीटा, सेकेंड वाले का थीटा एंगल, और नीचे की तरफ m v2 sin थीटा, थीटा नहीं पता। अब m v1 sin 30 माइनस m v2 sin थीटा, mm काट दो, v2 sin थीटा आपके पास आया v1 sin 30, sin 30 होता है हाफ, रख लो संभाल के। नंबर 2 आ जाओ अलोंग एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे अगर लगाता हूं तो आपके पास आएगा इनिशियल मोमेंटम m इंटू 300, सेकेंड वाले का 0, दूसरा m इंटू v1 cos 30 प्लस m v2 cos थीटा, m कॉमन निकाल के उड़ा दो। सो v2 cos थीटा आपके पास आ गया 300 माइनस v1 cos 30 होता है √3/2, नंबर 3। अब पहले तो थीटा एलिमिनेट करो, साइन आपके पास है, कॉस आपके पास है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करोगे थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 2 and 3, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो, v1 स्क्वायर बाय 4 प्लस 300 माइनस v1 √3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्विंग v2 स्क्वायर कॉमन निकल गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, v1 स्क्वायर बाय 4 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 कट जाएगा, सो v1 स्क्वायर बाय 4 प्लस 3v1 स्क्वायर बाय 4 हो गया v1 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर माइनस 300 √3v1। अब v2 स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर दो, 300 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। मैंने फर्स्ट इक्वेशन यूज की, इधर से 300 स्क्वायर कॉमन निकल के खत्म। रीअरेंज, 2v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 300 √3v1, v1 कट गया, v1 आ गया 150 √3 मीटर्स पर सेकेंड, v1 आ गया 150 √3 मीटर्स पर सेकेंड। v2 निकालो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन,
V2 square is 300 square minus V1 square. So 300 square minus 150 root 3 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर कॉमन बचा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 3. सो V2 कितना आ गया 150 मीटर्स पर सेकेंड. V2 और V1 दोनों पता लग गए. इसको सब्सटीट्यूट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, सेकंड में सब्सटीट्यूट कर दो, थीटा निकल जाएगा. सब्सटीट्यूट इन सेकंड इक्वेशन, V2 sin theta 150 sin theta is V1 that is 150 root 3 into half. 150 कट गया, sin theta आ गया root 3/2, थीटा आ गया 60 डिग्री. सारी चीज निकल गई, कितने एंगल पे गया और कितने उस पे. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन था इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. गॉट इट. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26 एंड दैट मार्क्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आपको करना क्या है, जितने आपने क्वेश्चन मेरे से हेल्प लेके किए हैं, जितने क्वेश्चंस आपने हेल्प लिए उनको अपने हाथ से दोबारा कीजिए. इसमें गलती से कुछ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह के भी क्वेश्चंस आ गए, बट डजंट मैटर, दैट विल हेल्प यू, क्योंकि वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो चलना ही चलना है. मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर देता हूं. 26 टिपिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26th इंपॉर्टेंट है, 25th इंपॉर्टेंट है. ये एग्जाम में आ जाते हैं कई बार. इसी तरह ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा इससे पहले जितने क्वेश्चंस थे वो मैं आपके ऑलरेडी मार्क कर चुका हूं, जो इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में जिन पे मैंने रेड फ्लैग्स लगाए हैं ये टिपिकल क्वेश्चंस हैं. इनको 2 बार 3 बार आपको करना पड़ेगा. एक बारी में फिजिक्स नहीं होती, हलवा सब्जेक्ट नहीं है, करिए. बाकी इसके अलावा जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं वो प्रैक्टिस कीजिए, डाउट्स है क्लास में पूछिए. तो आपका ये काम था. थैंक यू वेरी मच.